गुड मॉर्निंग 10th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की विवेचना करेंगे, उसे समझेंगे। आपको इस वीडियो को देखकर उन प्रश्नों को समझना है और उन्हें याद भी करना है। तो जो हमारा पाठ था इतिहास में, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आज सॉल्व करेंगे और समझेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो सिर्फ हमें ये अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है, इसलिए हमें सिर्फ यही बताना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। चाहो तो आप सन लिख सकते हैं डायरेक्ट, या इसको एक वाक्य में भी लिख सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। दूसरा प्रश्न क्या है, नेशनलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई। तो उत्तर क्या बनेगा इसका, नेशनलिज्म की शुरुआत फ्रांस से हुई। अब फ्रांस की भाषा क्या है, तो फ्रांस की भाषा फ्रेंच है। नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से है, तो नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध फ्रांस देश से है। इसके अलावा प्रश्न है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना थी, रूसो ने इस पुस्तक को लिखा था। फ्रांस में बास्तिल का पतन किस दिन हुआ, तो फ्रांस में बास्तिल का पतन 14 जुलाई 1789 में हुआ और इसी को राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 14 जुलाई 1990 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। लुई 16वें को, मतलब फ्रांस के किस राजा को मृत्युदंड दिया गया, तो लुई 16वें को 1793 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके बारे में हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा प्रश्न है कि फ्रांस का प्रथम कौंसल कौन बना, तो फ्रांस का प्रथम कौंसल नेपोलियन बोनापार्ट बना। अगला प्रश्न क्या है, नेपोलियन का उदय कब हुआ, तो नेपोलियन का उदय हुआ था 1799 में। फिर प्रश्न है कि फ्रांस में 1790 के बाद दूसरी सबसे बड़ी क्रांति कब हुई थी, तो ये हुई थी 1830 में। टेनिस कोर्ट की शपथ का संबंध किससे है, तो टेनिस कोर्ट की शपथ का संबंध फ्रांस की क्रांति से है। लुई 16वां कहाँ का शासक था, तो लुई 16वां फ्रांस का शासक था। वियना कांग्रेस क्या है, तो 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मेटरनिक ने की थी और इसी को क्या कहा गया है, वियना कांग्रेस। इसके अलावा लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे आप, जिसमें पहला प्रश्न है फ्रेडरिक सरियू कौन था, तो फ्रेडरिक सरियू एक फ्रांसीसी कलाकार था। सन 1848 में उसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। फ्रेडरिक सरियू कौन था, एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसने बहुत सारे चित्र बनाए। उनमें से जो 1848 में उसने 4 चित्र बनाए थे, जिसके बारे में हमने पुस्तक में पढ़ा था, इसमें उसने अपने सपनों का एक संसार रचा था और उस शब्दों में क्या बताया उसने, जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर वो बना था। अगला प्रश्न क्या है, आधुनिक राज्य तथा राष्ट्र राज्य से आप क्या समझते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे आधुनिक राज्य क्या है। आधुनिक राज्य में स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की होती है। राष्ट्र राज्य एक आधुनिक राज्य था जिसमें न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। आधुनिक राज्य में स्पष्ट रूप से क्या है, प्रभुसत्ता का एक केंद्रीय शक्ति, प्रभुसत्ता में एक केंद्रीय शक्ति का होना। राष्ट्र राज्य एक आधुनिक राज्य है जिसमें न केवल उसके शासकों बल्कि अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान भाव और साझा इतिहास और विरासत की भावना।
जैकोबिन क्लब की स्थापना कब और किसने की? तो जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो जैकोबिन क्लबों की स्थापना की गई। छात्र और शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्यों ने जैकोबिन क्लब की भी स्थापना की। अब दीर्घकालीन प्रश्न में हम देखेंगे कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? 1789 ईस्वी में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिस पर निरंकुश राजा का शासन था। क्रांति के बाद प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथों में आ गई। आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी नागरिकों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। वह इस प्रकार थी। अब वो सामूहिक पहचान कैसे हो सकती थी फ्रांसीसी नागरिकों में? तो पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत एक समान अधिकार प्राप्त थे। एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसने पहले के राज्य ध्वज की जगह ली। सक्रिय नागरिक के समूह द्वारा स्टेट जनरल का चुनाव किया जाने लगा, जिसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियां रची गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए सामान्य कानून बनाया। पहले तो क्या हुआ? पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार माना गया और प्राप्त भी था। फ्रांसीसी झंडा चुना गया, पहले से राज्य ध्वज की जगह ले ली उसने, और सक्रिय नागरिक के समूह द्वारा स्टेट जनरल का चुनाव किया जाने लगा और नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियां रची गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था भी लागू की गई और वहाँ पर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए सामान्य कानून बनाए गए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया, नापतोल की एक समान व्यवस्था लागू कर दी गई, क्षेत्रीय भाषाओं को निरुत्साहित किया गया और पेरिस में प्रयोग होने वाली भाषा फ्रेंच को ही राष्ट्र की साझा भाषा बना दिया गया। अब यहाँ एक और प्रश्न है कि मारियान और जर्मेनिया कौन थे? ये मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने पाठ की वीडियो देखी होगी तो उसमें बताया था कि जो जर्मेनिया और मारिया ने एक ईसाई नाम दिया था और इन्हें चित्रित किया गया था राष्ट्र के रूप में। तो जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व है? तो हम यहाँ उत्तर क्या देखेंगे कि मारियान फ्रांस का लोकप्रिय ईसाई नाम व राष्ट्र रूपक थी, जिसमें जनराष्ट्र के विचार को रेखांकित किया गया था। उसके चिन्ह लाल टोपी, तिरंगा, कलगी, स्वतंत्र, गणतंत्र थे। मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौक पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे तादात्म्यता स्थापित कर सके। उनसे उस प्रतिमा को देखकर अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति उनके जो कर्तव्य है उन्हें याद रहें, उसका सम्मान कर सके। मारियान की छवि सिक्कों, डाक टिकटों पर भी अंकित की गई और इस तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बतुल वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी और जर्मन बतुल वीरता का प्रतीक मानी जाती थी। तो इतने प्रश्न आपको वीडियो देखकर समझना है और अगर आपने अभी तक अपनी कॉपी में नोट नहीं किए हैं तो इन प्रश्नों के उत्तरों को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसके पहले भी पिक्चर दिए जा चुके हैं आपको इस पाठ के, उसमें से देखकर आपको सभी प्रश्न उत्तर को अपनी इतिहास की यानी सामाजिक विज्ञान की कॉपी में नोट करना है।